हेलो एस्पिरेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी की प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन करा देंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑल सब्जेक्ट होंगे। उसके साथ करंट अफेयर भी हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद बता दें आपको कि 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट को हमने शामिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कम होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन अधिक होगा। इस तरह अगर एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। आज ये हमारी एमसीक्यू की फर्स्ट सीरीज है, इसलिए क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं आज की पहली सीरीज। और ये हमारी चैनल की भी फर्स्ट डे है। ठीक है, चैनल का भी हमारा उद्घाटन ही समझ लो, आज फर्स्ट डे है। वो आपके ऊपर है कि आप उस तरह किस तरह से इसको, ठीक है, किस तरह इसको सपोर्ट करते हैं और ग्रो कराने में आप इसका कितना हेल्प कराएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आप करेंगे हम उस तरह से आपको अच्छे से कंटेंट देंगे और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम, पिट का भारत अधिनियम 1784 में, और ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1830 में, और डी चार्टर एक्ट 1833 में। कब किया गया था? आंसर बताइए आप। आंसर इसका रहेगा क्या? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आई थी, और इसने सबसे पहले क्या, प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद कहाँ पे, बंगाल में 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, और बंगाल में इसने अपनी पहली कंपनी स्थापित, बंगाल में पहला इसने प्रभुत्व स्थापित किया था। और बंगाल के बाद यह सभी भारत के सभी राज्यों में इसने अपना शासन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसके मनमाने ढंग को देखते हुए, ठीक है, मनमाने इसके शासन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, इसलिए इनको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसे विनियमित करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको बताया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? वो रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। ठीक है, उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये भी बता दें आपको, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एलिजा इम्पे, एक मिनट बच्चे, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। एक मिनट, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे, और उसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? लेमिस्टर थे, जॉन हाइड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर इनके और नाम पूछ लिए जाएं वो भी आपको पता होने चाहिए। और रॉबर्ट चैम्बर्स थे, ठीक है, रॉबर्ट चैम्बर्स थे। ये पहला था, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने, और लेमिस्टर, जॉन हाइड, रॉबर्ट्स थे, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन से? 3 ये अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, और ठीक है, और लेमिस्टर, हाइड और रॉबर्ट्स ये अन्य क्या थे? न्यायाधीश थे, जज थे। ठीक है, न्यायमूर्ति या जज थे इसके। ठीक है, 3 अन्य। तो ये क्या हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट के 1773
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट के द्वारा 1774 में सर्वोच्च न्यायालय में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, कलकत्ता में किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? 1773 के एक्ट के तहत 1774 में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये सब दिया गया है। और सूची सेकंड में दिया गया नियामक अधिनियम 1773, पृष्ठ भारत अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। इसको सुमेलित करना है, इसको मैच करना है, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सबसे पहले हम मिला लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नियामक अधिनियम 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो हो गया बी का फर्स्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, और फिर बाद में मिला लेते हैं इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ठीक है, नियंत्रण परिषद पहले मिलाते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना पृष्ठ भारतीय अधिनियम 1784 में। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना पृष्ठ का भारतीय अधिनियम, इसमें लिखा है पृष्ठ अधिनियम भारतीय अधिनियम 1784 में किया गया था। ए का हो गया 2, एक मिनट बच्चे, ए का हो गया 2, बी का फर्स्ट हो गया। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 में। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 में। सी का हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, सी का 3 हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 में। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 में। तो क्या हो गया? ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का फर्स्ट। 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ पे होगा? 2 1 3 4, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी हो गया इसका राइट आंसर। 2 1 3 4। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना पृष्ठ भारतीय अधिनियम 1784 में किया था। पृष्ठ का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? चार्टर अधिनियम 1813 के अकॉर्डिंग। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? चार्टर अधिनियम 1833 में हुई थी। ठीक है, यह है, तो आंसर आपका क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, ठीक है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833 में, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853 में, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। कब बनाया था? तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका तरीका ए, चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता दें। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी धारा थी? 87। ठीक है, संख्या थी 87 थी, वो महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट एक धारा थी। ठीक है, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा ओरिजिन के अकॉर्डिंग किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन किसी भी स्थान, पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो उच्च पद पे थे, हाई जो पोस्ट रहते थे, उन पे सर्वोच्च पदों पे ब्रिटिशर्स ही इसमें अधीन थे। ठीक है, ब्रिटिशर ही इसमें रहते थे। इसमें पहले रहने का अधिकार भारतवासियों को नहीं था, इस पोस्ट लेने का अधिकार भारतवासियों को नहीं था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग आने के बाद ही भारतवासियों को भारत के लोगों को यह अधिकार मिला कि वो प्रशासन में भी अपना हिस्सा ले सकते हैं, प्रशासन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है,
बाद में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार भी बनी। ठीक है, अगर चार्टर एक्ट 1833 की कुछ बातें हम बताएं आपको, इस अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जो था, ठीक है, एकाधिकार खत्म हो गया था। ठीक है, किसमें? इस अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, ठीक है, खत्म हो गया था। ठीक है, किसमें? चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये एक एक्ट आया, उसके बाद भारतवासियों को भी प्रशासन में अधिकार मिला। ठीक है, उससे पहले भारतवासियों को प्रशासन में अधिकार नहीं था। ठीक है, तो कौन सा है? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अब आपको बताना है संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अभी एक्चुअली हिंदी में बाइलिंगुअल भी आगे जाके बाइलिंगुअल भी हम कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 यानी 1909 में, और ऑप्शन सी होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में यानी 1919 में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसका हो गया डी। अभी बताएं क्यों? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को यानी 1 अक्टूबर 1937, ठीक है, 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, ये कब हुआ था? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 में। कब हो गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर थे। इसके प्रथम अगर मुख्य न्यायाधीश देखें, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखें, एक मिनट, पेन टैबलेट सही से रख लेते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। ठीक है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि अगर बोलेंगे तो आप उसको शुद्ध नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सर मॉरिस ग्वायर थे। ठीक है, इसके कौन से? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे किसके? संघीय न्यायालय की। ठीक है, और 2 अन्य न्यायाधीश इसके साथ थे। इनके 2 अन्य न्यायाधीश भी इसके साथ थे। कौन से? सर शाह मोहम्मद सुलेमान, और 2 थे ना, सर शाह मोहम्मद सुलेमान और श्री मुकुंद रामराव जयकर यानी MR। श्री मुकुंद, पूरा नाम बता देते हैं, MR भी आता है कई बार। श्री मुकुंद रामराव जयकर, इसका शॉर्ट में आता है MR। ठीक है, MR जी। ठीक है, MR थे। ये दो मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वायर, चीफ जस्टिस थे, और 2 और न्यायाधीश इनके साथ थे, सर शाह मोहम्मद सुलेमान और श्री मुकुंद रामराव जयकर। ठीक है, 2 अन्य न्यायाधीश की स्थापना, 2 अन्य न्यायाधीश भी इनके साथ थे किसमें? संघीय न्यायालय में की जब स्थापना हुई थी। ठीक है, और बताएं आपको 26 जनवरी 1950, ये तो आपको पता होगा, भारत का संविधान अपनाया गया, और 28 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? यही संघीय न्यायालय है। ये कब स्टार्ट किया? 28 जनवरी 1950 को
ठीक है, 28 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय ने ही सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। यही क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय बन गया फिर ये सुप्रीम कोर्ट अभी जो है दिल्ली में। संघीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और तब अगर इसमें पूछा जाए कि अब सर्वोच्च न्यायालय के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब इसमें आ जाएगा आपको, ठीक है, तब आ जाएगा कौन से, श्री हरिलाल जेकानिया। ठीक है, कौन से थे, श्री हरिलाल जेकानिया। ठीक है, ये आपको पता होगा जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, कौन से थे, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना क्या था इसका। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका किस अधिनियम के तहत किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गोयर थे। उसके साथ अन्य न्यायाधीश थे सर मोहम्मद सुलेमान, श्री मुकुंद रामराव जयकर थे, जिसे MR शॉर्ट में बोलते हैं। और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय ही आगे क्या है, संघीय न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और जिसके अगर प्रथम CJI यानी मुख्य जस्टिस की बात, चीफ जस्टिस की बात की जाए तो श्री हरिलाल जी कानिया थे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो आंसर हो गया इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हिस्ट्री से आ गए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं। ठीक है, जैसे आपके बताया इजी टू मॉडरेट आज रखे गए हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट सीरीज है और फर्स्ट क्लास भी है। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदहा से, ऑप्शन डी लंगनार से। ठीक है, कहाँ से निकले हैं बताइए आप। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, दमदमा से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी हो गया दमदमा से। दमदमा कहाँ है, दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, कहाँ पे है दमदमा, उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, आपको पता होगा आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो ये कहाँ पे, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा, दमदमा। ये स्थल है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह मध्य पाषाण का एक स्थल है। ठीक है, दमदमा। यहाँ खुदाई के दौरान कई मानव कंकाल और पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और आपको बता दें राष्ट्र कवि हरवंश राय बच्चन की जन्मस्थली है प्रतापगढ़। ठीक है, और प्रतापगढ़ की विधानसभा क्षेत्र से ही कौन से पहले हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये पहला राजनीतिक करियर भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, प्रतापगढ़ से। ठीक है, पहली विधानसभा सीट से यहीं से ये अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किए थे। कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंसर हो गया बी, इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, दमदमा से। क्या हुआ, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी कि एक कब्र में 3 मानव लोगों को दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 6, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। क्योंकि अभी बिगनिंग है, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में क्वेश्चन क्या होंगे, इजी होंगे, इजी टू मॉडरेट रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि बहुत ईजी हम पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप PCS का एग्जाम दे गए, कि उसमें 20% ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ए नीलगिरी पहाड़ियों से, बी शिवालिक पहाड़ियों से, सी नल्लामाला पहाड़ियों से और डी नर्मदा घाटी से। बताइए कहाँ से मिलता है भारत में। तो ऑप्शन हो गया डी इसका राइट आंसर, नर्मदा घाटी से। ठीक है, डी इसका हो गया राइट आंसर, नर्मदा घाटी से। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के, ठीक है, पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इसकी खोज 1982 में की गई थी। ठीक है, इसकी कब खोज हो गई थी, 1982 में की गई थी। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। ठीक है, कौन सा था जो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, सी जौ। आंसर क्या हो गया, सी जौ। ठीक है, जो प्रथम अनाज था जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 जो खाद्य पदार्थ हैं, अनाज हैं, उनको उपयोग में लाया गया। पहले में जौ है। ठीक है, ये सीरीज पूछ ली जाती है कई बार। पहला है जौ। ठीक है, दूसरे नंबर पे गेहूं आ जाएगा। ठीक है, गेहूं आ जाता है। फिर थर्ड नंबर पे चावल है, मक्का है,
ठीक है, बाजरा है, ठीक है, शोरगम है, शोरगम, ठीक है, मोटे अनाज है ये, राई और जई, ठीक है, जई, ये 8 हो गए ना, 8 अनाजों का क्या है, 8 अनाजों का ये प्रयोग होता था, ठीक है। पहले था जौ, दूसरे नंबर पर गेहूं, फिर चावल, फिर मक्का, फिर बाजरा, शोरगम, राई और जई, ठीक है। ये आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाज थे, उनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन था, सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया वो जौ था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग में जो लाया गया वो जौ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको पता है, निम्नलिखित में से किस स्थान से यानी किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, कि कौन सा ऐसा है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा थी, ठीक है। पहले तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी चिरांद से, ऑप्शन डी मास्की से। कहाँ से मिला है आप बताइएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बुर्जहोम से, बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बुर्जहोम से, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट है यह, उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट है और उसके उत्तर पश्चिम में यह स्थित है, कौन सा, बुर्जहोम, ठीक है। और यह कब मिला है, नवपाषाणिक जो काल था, नवपाषाण काल, उस मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, कौन से, बुर्जहोम, ये कहाँ पे, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के, ठीक है। तो कहाँ पे रहेगा, श्रीनगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आपको देखो क्वेश्चन उससे आ गए, साइंस से क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर शक्ति का मात्रक है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है मात्रक। शक्ति का मात्रक है, ए हर्ट्ज, बी वोल्ट, ठीक है, सी वॉट, एक मिनट गलत लिखा है इसमें, टाइपिंग में कई बार एरर हो जाता है, वॉट और न्यूट्रॉन, ठीक है, और सी वॉट और डी न्यूट्रॉन। क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति की मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है, ठीक है, हम वोल्ट बता रहे बहुत अलग धारक है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है, ठीक है। तो पावर बराबर क्या होता है, शक्ति, पावर इक्वल टू कार्य अपॉन वर्क, W से डिनोट करेंगे, वर्क अपॉन समय यानी T, ठीक है, T, एक मिनट, ठीक है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन T, ठीक है, ये समय। शक्ति का मात्रक, एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। ये शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वॉट हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है, ये साइंस से है सारे। प्रकाश वर्ष इकाई, मैंने कहा 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट को उसमें लेके चलेंगे विद करंट अफेयर भी, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, ए दूरी की, बी समय की, सी आयु की और डी प्रकाश की तीव्रता की, ठीक है। क्या होगी, प्रकाश वर्ष इकाई क्या है, दूरी की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। दूरी को प्रकाश वर्ष से क्या है, प्रकाश वर्ष क्या, एक बार और सुन लीजिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ठीक है, एक प्रकाश, ये भी पूछ लें क्योंकि अब पीसीएस कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 10⁻15, ठीक है, मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू यानी मल्टीप्लाई 10⁻15, 10⁻15 से हिंदी में बोलते हैं मीटर, ठीक है। ये है प्रकाश वर्ष की मापने का, कैसे मापा जाता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में इतना होता है, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रकाश वर्ष किसकी है, दूरी की, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए ओजोन की सांद्रता, ऑप्शन बी ऊष्मीय चालकता, ऑप्शन सी भूमि की नमी, ऑप्शन डी विकिरण। बताइए क्या नापा जाता है, ओजोन की सांद्रता यानी कि
ओजोन की सांद्रता नापी जाती है, ठीक है, किससे, डॉप्सन इकाई से ओजोन की सांद्रता नापी जाती है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ बताने के लिए नेक्स्ट उसमें चलेंगे। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है कौन सा, क्रोनोमीटर, एनोमीटर, ऑप्शन बी एनोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन और ऑप्शन डी ऑडियोमीटर, ठीक है। कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, आंसर होगा ऑडियोमीटर, जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें भी बताने का कुछ है नहीं। नेक्स्ट में 13, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, कई बार आया है और अब आराम से कर लेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर आप पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन ए असम, अच्छा कोई ये है सोचे कि कोई बच्चा नील होता है पढ़ने में, कोई वो होता है, कोई नहीं होता। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा ना, सुना होगा खरगोश और कछुआ का। तो कई बार लगातार जो प्रैक्टिस करते हैं, लगातार जिनकी रेगुलर पढ़ाई रहती है तो वो आगे निकल जाता है, ठीक है। सेम वही होता है कछुआ खरगोश में, जो देखा ना, कछुआ लगातार चलता रहता है और खरगोश पहले तो तेज दौड़ता है, उसके बाद रुक जाता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, कछुआ जीतता है और खरगोश हार जाता है। इसका रीजन क्या है कि वो लगातार कंटिन्यू नहीं चलता है, ठीक है। तो इस जगह तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे और आप साथ में प्रैक्टिस सेट भी, मॉक टेस्ट भी लगाते रहेंगे तो आपका प्री कोई रोकने से रहेगा नहीं, ठीक है, प्री आपका क्लियर होगा। तो क्या होगा हमें, भारत के राज्य में कौन सा होगा, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होगा, ठीक है। आंसर हो गया डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे पूर्वी होगा अरुणाचल प्रदेश, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पश्चिमी होगा गुजरात, ठीक है, पश्चिमी होगा गुजरात, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें तो क्या समझाने का है पता ही होगा, ठीक है। क्या होगा, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी मेघालय की, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल की और ऑप्शन डी सिक्किम की। क्या आपको बताना है किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है, यानी तीनों देशों से लगती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या है इसका, सिक्किम, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, सिक्किम इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका है। आप देखेंगे इंडिया का मैप बताएंगे अब इस तरह से, अरे ठीक है, जब यूं चलेंगे ये भाग होता है, आप देखेंगे यहाँ पे ये और यहाँ, ठीक है, और ये बताएं, ये है नेपाल, यहाँ हो गया नेपाल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, भूटान, और ये इधर जो था ऊंचा हुआ निकला हुआ ये सिक्किम है, और ये जो क्षेत्र रहेगा जो हमें दिखाया ये चीन है, ठीक है, ये चीन है। तो बताएं, एक मिनट, ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और ये जो है सिक्किम है और ये पे चाइना है। तो पूछा क्या गया था कि राज्य की, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है। तो ये किससे मिलती है, सिक्किम से, ठीक है। किससे मिलेगी, सिक्किम से। ये देखो मैप में आपने बताया ना, यहाँ पे भारत है, ठीक है, इसकी सीमा किससे किससे मिलती है, ठीक है, ये हो गया, आपको बता दिया किससे, ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम की सीमा लगती है, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका, डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणी, अच्छा ये अब आपको पता होंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी के स्टार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक तो साइंस के थे और 13 से ज्योग्राफी के हैं स्टार्ट, ठीक है। 13, 14 ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ऑप्शन ए मांडव मैकाल के, ऑप्शन बी सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन डी विंध्याचल और अरावली। बताना किसके किसके बीच नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी नहीं होता है, नर्मदा नदी होगी, ठीक है। घाटी या नदी दोनों ही पूछ, कोई भी बोल, मतलब नर्मदा वैली पूछ लिया गया उसने, जहाँ नर्मदा नदी बहेगी वही वैली होगी, ठीक है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित होगी, कौन से होंगे, होता है सतपुड़ा और विंध्याचल,
सतपुड़ा और विंध्याचल। 1 मिनट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, बता दें कि नर्मदा नदी जो बहती है, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और ये अरब सागर में अपना जल का गिराती है। ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात वहाँ है, वहाँ पे अपना जल गिराती है, मतलब मेनली अगर आपको डेप्थ में बताएं। ठीक है, और ये क्या है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, नर्मदा और तापी दोनों ही बहती है। ठीक है, और ये सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत है उनके मध्य से होकर बहती है। ठीक है, इसके उत्तर में विंध्याचल है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा है। ठीक है, इसके उत्तर में विंध्याचल माउंटेन रेंजेस है और उसके दक्षिण में सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, नर्मदा नदी के। ठीक है, तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पड़ेगी? सतपुड़ा और विंध्याचल। कहाँ पड़ेगी? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ए कोरोमंडल, बी मालाबार, सी उत्तरी सरकार और डी कोंकण। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आज क्वेश्चन हमने सिंपल से रखे हुए हैं। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या होगा? कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट का नाम कोरोमंडल है, पता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। और मालाबार केरल है, उत्तरी सरकार कहाँ पे? उड़ीसा, और कोंकण कहाँ से होता है? महाराष्ट्र, गोवा तक कोंकण का तट माना जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर से स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने बजट से लिए हैं क्वेश्चन, ये बजट से लिए हैं। 2025-26 का बजट आया था, उससे लिए गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है और करंट अफेयर का पैरा है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025-26 किन दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक मिशन प्रस्तावित है? ठीक है, नंबर 1 अरहर, नंबर 2 तूर, नंबर 3 है उड़द, नंबर 4 मसूर। सही कूट दिया गया। फिर आपको बताना ऑप्शन ए में केवल 1 और 2 है, ऑप्शन बी में केवल 2, 3 और 4 है, ऑप्शन सी में केवल 3 और 4 है, ऑप्शन डी में केवल 4 है। आपको बताना क्या है आंसर। आंसर हो गया बी, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2, 3 और 4। ठीक, कौन कौन से हो गए? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 होंगे। ठीक है, 2, 3 में कौन से? तूर को और उड़द को और मसूर को। अरहर नहीं है इसमें। ठीक है, तूर है, उड़द है, मसूर है। ठीक है, तूर है, उड़द है और मसूर है। तो क्या है, किसको मिशन में लिया गया है? तूर को, उड़द को और मसूर को लिया गया है। ठीक, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4 ये क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में नए आयकर स्लैब के संबंध में, बजट से है अभी। ठीक है, अभी जस्ट बजट आया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सुमेलित हैं? क्वेश्चन ठीक है, नंबर 1 है अगर 0 से 4 लाख है तो 5% कर दर है। नंबर 2 है 8 से अगर 12 लाख रुपए है तो 15% कर दर है। और 3rd है 12 से अगर 16 लाख है तो 1 मिनट है, रुपए इसमें लिखा होगा ना, कर दर ठीक नहीं है। ठीक है, तो 3rd है 12 से 16 लाख है तो 15% कर दर है। तो सही कूट है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि 0 से अगर 4 लाख है तो क्या 5% कर दर है, और 18 से 12 लाख का है तो 15% कर दर है, और 12 से 16 लाख का है तो 15% कर दर। बताइए क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो गया सी केवल 3rd। ये इसका होगा केवल 3rd। ठीक है, आंसर इसमें कौन सा है? आंसर सी केवल 3rd। ठीक है, आंसर सी केवल 3rd है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 12 से 16 लाख है तब क्या है आपका 15% कर दर इसमें रखी गई है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 जो आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में यानी 2025-26 में किराए एवं स्रोत पर कटौती TDS की सीमा रुपए, 1 मिनट, ये रुपए यहाँ पे गलत लिखा, इधर से करेंगे। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए व स्रोत पर कटौती TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? मैंने 2.4 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? ऑप्शन ए रुपए 3 लाख, ऑप्शन बी रुपए 4 लाख, ऑप्शन सी रुपए 6 लाख, ऑप्शन डी रुपए 8 लाख। कितनी की गई है केंद्रीय बजट में? ये ठीक है, बजट से है, आपने क्या पढ़ा होगा। ठीक है, 2.4 लाख से कितना की गया है, कितना किया गया है? ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो गया, 6 लाख किया गया है, ठीक है। कितना, 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है, ठीक है। कितना किया है, 6 लाख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्त मंत्रियों द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के संबंध में सही कथन है। 1 है, अब तक सर्वाधिक 1 नंबर है, अब तक सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, ठीक है। सेकंड है, इनके पश्चात 9 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम है, ठीक है। सही कूट है, ऑप्शन ए केवल 1 है, बी केवल 2 है, सी 1 और 2 है, डी है ना तो 1 ना ही 2। डी क्या होगा, ना तो 1 ना ही 2। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया ए, केवल 1। अभी बताएंगे क्यों, ठीक है। केवल 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला, एक मिनट सुनिए, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत यह रिकॉर्ड लगातार 8वां है जो केंद्रीय बजट का है, ठीक है। और बाद में इन्होंने एक अंतरिम बजट भी इसमें सम्मिलित है, यानी सम्मिलित है, तथा इसके मामले में मोरारजी जो देसाई थे उन्होंने लगातार 6 बजट प्रस्तुत किए थे, ठीक है। लगातार कंटिन्यूस करने का रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। किसके नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा, एक बार और सुन लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत यह रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट, साथ में क्या है, एक अंतरिम बजट भी है, तथा इसके मामले में मोरारजी देसाई द्वारा लगातार 6 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है। निर्मला सीतारमण का कौन सा, 8वां केंद्रीय बजट था, ठीक है। उसमें एक अंतरिम बजट था, ठीक है, लेकिन इनके लगातार नहीं थे। और मोरारजी देसाई ने 6 बार प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है लगातार। कुल मिलाकर सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया है, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। कितने, किसने, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। जैसे बताया, ये जनरल स्टडीज़ की फर्स्ट हमारी क्लास थी, और ये हमारी चैनल भी फर्स्ट ही है, ठीक है। तो ये कौन सी चैनल है, इसको आपको ग्रो करना है, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए क्वेश्चन की 20 से कब 50 की जाए, तो आप इसको ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और आपको कैसा इसमें क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। आपको बताया था मैंने आज कि आज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे से, जैसे आज फर्स्ट क्लास है, उसके बाद इसकी धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे, और फिर उसकी क्वेश्चन जो लेवल भी है उसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो जुड़े रहिए यूपीपीएससी अध्ययन के साथ, ठीक है। और जनरल स्टडीज़ की तैयारी यानी जीएस की तैयारी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा होल सिलेबस का, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से हम सारे सिलेबस का रिवीजन करा देंगे, ठीक है। आपको आज पता ही चल गया होगा कि मैंने इस सारे क्वेश्चन आज लिए थे, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें थे, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन थे, लेकिन सभी सब्जेक्ट को हमने लेने की कोशिश की थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।